जय नमस्ते, जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर गौरी शंकर मिश्रा, श्री श्री तत्व नाड़ी वैद्य। मैं आज आप सबको स्वागत करता हूँ। श्री श्री तत्व का फेसबुक लाइव सेशन के और एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के दौरान हम प्रोस्टेट के बारे में जानेंगे। इससे पहले श्री श्री तत्व के बारे में कुछ बता देता हूँ। श्री श्री तत्व जो है, पूज्य गुरु जी का ऑर्गेनाइजेशन का बेस पार्ट है। और इसमें मेनली हम नाड़ी के द्वारा ही चिकित्सा किया जाता है। हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, लोगों का पल्स देख के ये पता लगाते हैं कि अभी उनका क्या प्रकृति चल रहा है और आगे चल के क्या प्रॉब्लम आने वाला है, ये सारा चीज़ बताया जाता है। तो हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, वो अभी ऑनलाइन कंसल्ट भी आप उनसे कर सकते हैं। और बात करते हैं शुरुआत से प्रोस्टेट के बारे में। जो प्रोस्टेट जो रहता है आपके शरीर में, एक छोटा-सा अंग रहता है, जिसको लगभग ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जो आगे के चल के ओल्ड एज में ज़्यादा दिक्कत सबको परेशानी में डालता रहता है। तो आइए जानते हैं ये प्रोस्टेट क्या है? इसमें प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? और क्यों इसका ख़्याल रखा जा सकता है? ज़्यादातर लोगों को मिडिल एज के बाद ही पता चलता है कि प्रोस्टेट नाम का कुछ शरीर में कोई अंग है जो कि अभी दिक्कत हो गया है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो प्रजनन क्रिया है, उसका एक पार्ट है, छोटा-सा पार्ट है, जो कि महिलाओं में नहीं रहता है, ओनली जेंट्स में रहता है। इसका आकार एक अखरोट जितना आकार रहता है। उसका जो वज़न है 20 से 25 ग्राम रहता है और इसका जो लंबाई है, वो है 4 सेंटीमीटर और जो इसका हाइट है, वो भी 4 से 3 सेंटीमीटर है और इसका जो मोटाई है, वो 2 सेंटीमीटर लगभग है। तो इसमें दिक्कत एक्चुअली आता क्यों है? क्योंकि इसका काम जो रहता है, ये आपका जो भी सीमेन वगैरह निकलता है या पेशाब का जो रास्ते होते हुए ये आता है, इसमें ये लुब्रिकेशन पैदा करता है। इसका जो पोज़ीशन है शरीर में, ये ब्लैडर के ठीक पीछे रहता है और ये यूरेथ्रा जो रहता है, आपका पेशाब का नली जो अंदर तक शरीर में रहता है, उससे ये घेरा रहता है। इसका जो काम रहता है, ये एक ऐसा पतला पदार्थ निकालता है अपना से, जो कि आपका सीमेन को साथ आता है और सीमेन का लाइफ बढ़ाता है। इसके साथ-साथ जो पेशाब का आने का जो रास्ता है, उसको भी हमेशा लुब्रिकेशन बनाए रखता है। जिसके वजह से ना ही कोई पेशाब में दिक्कत रहता है, ना ही जो आपका सीमेन आता है, उसमें दिक्कत रहता है। जब उस ग्लैंड का वज़न बढ़ जाता है, तब उसमें बहुत सारे दिक्कत आते हैं। तो मेनली दिक्कत आने का बहुत सारे कारण रहते हैं, जिसमें कि आपका खान-पान हो गया, लाइफ़स्टाइल हो गया, कुछ मेडिसिन्स है जिसको आगे पर कंटिन्यू बेस पे लेते हैं, तो भी आपको दिक्कत हो सकता है। तो मेन ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अभी प्रोस्टेट का दिक्कत शुरू हो चुका है। मेनली जब तक आप लक्षण पता चलते हैं प्रोस्टेट या प्रोस्टेट रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है लोगों को। लोगों को ये पता नहीं चलता है कि मुझे अभी प्रोस्टेट शुरू हो गया है या नहीं हुआ है। इसको आसान भाषा में समझा जाए तो अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ता रहता है, लोगों को पता नहीं चलता है। उसका पहला सिम्पटम्स रहता है रात को ज़्यादा पेशाब होना। रात को बार-बार पेशाब लगना, नींद का टूट जाना, बार-बार पेशाब होना और जो पेशाब का फ्लो है, वो थोड़ा-सा रुक जाता है। जितना स्पीडी होना चाहिए, उतना स्पीडी वो नहीं होता है। उसका जो फ्लो का जो स्पीड रहता है, वो कम हो जाता है। इसके साथ-साथ बूँद-बूँद करके पेशाब होता है। नाभि के नीचे लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है और पचन, अपच, अरुचि जैसा लगता है। बीच-बीच में कभी-कभार लोगों को ये भी लगता है कि जैसा लैट्रिन लग रहा हो।
तो इस टाइप का दिक्कत शुरू होता है। पेशाब में जलन भी शुरू होता है, पेशाब पूरा रुक-रुक के होता है। ये सारे बहुत सारे इसके अलावा बहुत सारे कारणस रहते हैं, पर्सन टू पर्सन डिफरेंस रहता है। लेकिन मेनली लोग ये सोचते हैं कि शायद मुझे डायबिटीज़ हो गया है, इसी कारण इस टाइप का हो रहा है या कोई दूसरा कारण हो रहा है। लेकिन मेनली ये जो रहता है प्रोस्टेट का दिक्कत, मेनली 35-40 ऐज के बाद ही शुरू होता है। लमसम 30-35 साल तक अंदर ही अंदर थोड़ा-थोड़ा वो बढ़ता है। तो आगे बात करते हैं, ये रोग होने का कारण क्या है? जैसे कि मुख्यतः कारण रहता है शरीर में जल की मात्रा कम रहना। अभी नॉर्मली देखा जाता है कोई भी पर्सन जितना क्वांटिटी उसको जल लेना चाहिए, वाटर लेना चाहिए इनटेक, उतना वो लेता नहीं है। उसके कारण शरीर में जल जल की मात्रा कम हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो दिन भर में 4 या 5 ग्लास पानी ही पीते हैं। इससे भी आपको दिक्कत हो सकता है। पेशाब का बेग को रोकना, जैसे कि पेशाब लग रहा है, मैं आधे घंटे पे बाद चला जाता हूँ, अभी नज़दीक में टॉयलेट नहीं है, अभी मैं रास्ते में हूँ, अगर बाइक ड्राइविंग कर रहे हैं तो अभी नहीं रुक सकते हैं। ये सारा बेग को अगर रोकते हैं, पेशाब के बेग के साथ शरीर में जो दूसरे बेगों का रहता है, जैसे कि छींक आना, भूख लगना, ये सारा बेगों को अगर आप रोकते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना है रहता है। इसके साथ-साथ शुक्र धातु का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सेक्सुअल एक्सपेंड ज़्यादा रहना या आपका ज़्यादा मात्रा में सेक्स करना, इसके वजह से भी होता है। और रात भर जगना, ये भी एक कारण रहता है। आयुर्वेद के मत से ये वात रोग और पित्त रोग का कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। और ज़्यादा मात्रा में अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो भी आपको ये दिक्कत हो सकता है। और कॉफ़ी का अगर सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं, कुछ लोग को चाय पसंद नहीं रहता है, तो लमसम वो बहुत ज़्यादातर टाइम कॉफ़ी ही पीना पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर अगर आप कॉफ़ी पी रहे हैं, तो भी आपको ये दिक्कत हो सकता है। इसके साथ जो बेवरेज प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस वगैरह जो जिसमें कि केमिकल मिला के पैकेजिंग किया जाता है, तो उस सब से भी दिक्कत बढ़ जाता है, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसके साथ-साथ कुछ दवाई भी रहते हैं जैसे कि एंटीहिस्टामाइन टैबलेट्स रहता है, डिकॉन्टिनेंट टैबलेट्स रहता है। ये सारा चीज़ अगर रेगुलर बेसिस पे अगर कोई यूज़ करता है, तो भी आपका पेशाब का जो फ्लो रहता है उसमें कम होता है। डिजीज़ जैसे आपका डायबिटीज़ हो गया या क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गया या स्किन एलर्जी हो गया, उसमें भी आपको दिक्कत रहता है। लेकिन और भी कुछ देखा जाता है जैसे कि अगर आप खाने में बिल्कुल स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं, मतलब जो हल्का मसालादार खाना रहता है, जैसे कि आपका हो गया हल्दी, आपका हल्दी, धनिया, इस सब और सौंठ का चूरन, इस सब की मात्रा को पूरा बिल्कुल आपका बिना मसालादार खाना खाएँगे, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसका और एक सबसे मुख्य कारण रहता है आम का बनना। तो आम क्या है, वो भी थोड़ा-सा जानना न ज ज़रूरी है आप लोगों को। जब आप खाना खाते हैं, अगर वो आसानी से पचता नहीं है, तो वो आम बनता है। वो आम क्या करता है, आपके शरीर में फैल जाता है। उसके साथ-साथ दोषों का एक्युमुलेशन करके वो डिफरेंट जगह पर जो आपका सर्कुलेशन सिस्टम है, उस सब में ब्लॉकेज करते हैं। और इस प्रॉब्लम में और भी दिक्कत ये रहता है कि शरीर का भारीपन लगना, थकावट रहना और चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा रहता है। बीमारी जैसे डायबिटीज़ हो गया तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है प्रोस्टेट का दिक्कत होने की, मतलब प्रोस्टेट का वज़न बढ़ जाने के। जीवन शैली में जो लोग रात भर अनिद्रा रहते हैं, रात भर जगते रहते हैं, उन लोग को ये दिक्कत जल्दी होने की संभावना रहती है। हमेशा डल रहना मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो करके हमेशा बेड पर पड़े रहना, टीवी देखते रहना या कोई भी एक्टिविटी ना करना,
मेनली जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, अगर वो सिर्फ एक जगह पर बैठे रहे, एक्टिविटी फिजिकल जीरो रो हो तो भी, और रूटीन स्टाइल अगर इरेगुलर है, जैसे कि आज 2 बजे खाना खा लिए, कल 3 बजे खाना खा लिए, कल 12 बजे खाना खा लिए, अगर रूटीन इरेगुलर है आपका लाइफ़स्टाइल का, तो भी प्रॉब्लम्स होता है। मेनली जो सिक्योरिटी काम करते हैं या दूसरी जगह पर नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, कुछ दिन नाइट शिफ्ट में काम कर लिए, फिर डे शिफ्ट में काम कर लिए, तो इन लोगों को भी प्रोस्टेट होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेनली वृद्ध अवस्था में ही ये बीमारी क्यों ज़्यादा बढ़ता है? मेनली जो वृद्ध अवस्था रहती है, वो माना जाता आयुर्वेद के अनुसार वृद्ध अवस्था जो रहती है, वो वात रोग का ही अवस्था रहती है। शुरुआत के उम्र में अप टू आपका 20 साल तक, 20 से 25 साल तक आपका जो रहता है, शरीर का जो प्रकृति रहता है, वो कफ का प्रकृति रहता है। इसी कारण शरीर में आपका ग्लेज़नेस ज़्यादा रहता है, बच्चा अच्छा सुंदर दिखता रहता है। जैसे ही 20 साल के उपरांत उसमें पित्त की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। पित्त का वृद्धि ज़्यादा होने की वजह से आपका शरीर में चिकनापन और शरीर का रेडिशनेस होना, ये सारा चीज़ होता है, और वृद्धावस्था में जैसे कि जोड़ों का दर्द, ये सारा चीज़ रहता है। मेनली जो वृद्धावस्था में जब बात बढ़ जाता है, तब बात का जो मुख्य कारण रहता है वो ड्राइनेस शरीर में पैदा करना। तो ये सारा जो स्रोतोस का काम रहता है, ये स्रोतोस में ये सूखापन पैदा करता है। तो ये सूखापन पैदा करने के वजह से दिक्कत बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम चलता रहता है। इसमें मेन ये देखना चाहिए कि कैसे इस सब से बच सके, और इसमें अगर किसी का कफ प्रकृति का इंसान है, अगर कोई कफ प्रकृति के इंसान होने के अलावा अगर उसका कोई श्लेष्मक कफ जैसा बढ़ जाए, जैसे कि कफ 5 प्रकार के रहते हैं, उसका डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन रहता है, डिफरेंट डिफरेंट काम रहता है। उसमें से अगर श्लेष्मक कफ अगर किसी का बढ़ा हुआ है, श्लेष्मक कफ का जो मेन काम रहता है शरीर में, वो जॉइंट्स में और जो स्रोतोस रहता है उसको लुब्रिकेशन बनाए रखना रहता है। अगर उस सब में भी अगर कमी आ जाता है, तो भी ये लुब्रिकेशन घट जाता है, जिसके वजह से पेशाब का दिक्कत ज़्यादा हो जाता है। और बात में देखा जाए तो जो बात 5 प्रकार के रहते हैं, उसमें अगर अपान वायु की भी दिक्कत अगर बढ़ जाता है, कमी आ जाता है, जैसे कि अपान वायु का जगह में ही ये प्रोस्टेट की जगह रहता है। अपान वायु का जो मुख्यतः जगह रहता है, वो रहता है चेस्ट से लोअर एब्डोमेन तक आपका अपान वायु रहता है। अगर किसी का अपान वायु बिगड़ा है, वात बिगड़ा है या कफ बिगड़ा है, तो ये प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहता है, या आम अगर आ रहा है, तो तो मेनली ये भी क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों को कि प्रोस्टेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हमको आगे चल के क्या दिक्कत हो सकता है? अभी मेडिकल साइंस में ये देखा गया है 20% जो प्रोस्टेट की बीमारी रहता है, उनमें आगे चल के प्रोस्टेट का कैंसर भी हो जाता है। प्रोस्टेट का कैंसर इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो प्रोस्टेट का दिक्कत शुरू होता है, उसके बाद आपका इलाज अगर देरी से किया जाए, तो बढ़ जाता है। आयुर्वेद के मत से जैसे ही आपका पित्त और कफ दोनों इम्बैलेंस बढ़ता है, तभी भी प्रोस्टेट होने की संभावना ज़्यादा रहता है। जब आपका आम श्लेष्मा कफ से मिल जाता है, तो वो एक टेक्सचर जैसा पदार्थ बनाता है, जो कि आपको स्रोतोस का रास्ते में वो ब्लॉकेज करता है, जो आगे चल के एक तो गांठ जैसा, शिस्ट जैसा बन जाता है, और वो आगे चल के फर्दर स्टेज में उसमें कैंसरियस आ जाता है। फाइब्रॉइड होके वो आगे कैंसरियस हो जाता है। जैसे कि आयुर्वेद के मत से आम से अगर श्लेष्मक कफ मिल जाता है, तो वो एक शिस्ट जैसा बनता है। उसमें अगर आपका मेद धातु, शुक्र धातु, रक्त धातु आदि धातु वगैरह मिल जाते हैं, तो आगे चल के वो बहुत ही आपको नुकसानदायक कर सकते हैं।
तो ये तो सारा हो गया आपका कारण। तो और भी एक मुख्य कारण रहता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण भी आपका प्रोस्टेट बढ़ने के चांसेस रहता हैं। तो मेनली ये देखा जाता है कि स्ट्रेस के कारण क्यों बढ़ते हैं। स्ट्रेस जब बढ़ता है तो बात रोग का भी इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर से वही पर आ जाते हैं हम। जैसे ही बात बढ़ता है, रुक्षेपन आ जाता है, शुष्कता आ जाता है, जिसके वजह से वो फिर आपका दिक्कत करवाते हैं। तो इस सब से बचने का सबसे आसान तरीका है कि ओल्ड एज में भी आपको बात का जो बढ़ा हुआ रहता है, उसको भी कैसे सँभालें। शुरुआत से ही आपका मिडिल एज होने से पहले ही हमेशा कैसे बात रोग का बैलेंसिंग किया जाए। उसके लिए मेन ये है उपचार ये है डेली रूटीन में खाना खाएँ। और वैसे जैसे मैंने पहले भी और एक मेरा एक सेशन था उसमें बताया था कि दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करके खान-पान का इस्तेमाल करें। डेली रूटीन में आपका रहता है सुबह 9 बजे से पहले नाश्ता कीजिएगा, फिर आपका 2 1 बजे से पहले दोपहर का खाना खाइएगा, फिर शाम को अगर कुछ आपको लेना है तो 6 बजे से पहले लीजिए और रात का खाना 10 बजे से पहले कंप्लीट कीजिए। और 10 साढ़े 10 तक आपको बेड पर जाके रेस्ट लेना है। यही होता है उचित रूटीन। अगर इसमें आप कोई छेड़खानी करते हैं, तो आपको बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। और ये जो रूटीन रहता है आपका प्रकृति के अनुसार थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। जैसे कि जिन लोग को कफ प्रकृति है वो दिन में नहीं सोना है और जिन लोग को वात प्रकृति है वो दिन में सो सकते हैं। तो ये जो सारा चीज़ रहता है आप अपना नाड़ी परीक्षण करवा के हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सारा चीज़ जान सकते हैं। और मेनली ये है कि पित्त का बैलेंसिंग खाना खाना है। जिन लोग को प्रोस्टेट है मुख्यतः जो पित्त बैलेंसिंग डाइट है उसका ही खाना खाना है। उससे क्या रहता है कि आपका प्रोस्टेट सुरक्षित रहेगा। गरम और जो अच्छे से कुक किया गया खाना है, वो ही खाना है। और प्रेफ़रेंस दीजिए कि ऑर्गेनिक और ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे कि आपका हो गया व्हीट ग्रेन्स हो गया, मूँग दाल का सूप हो गया, आप चाहे तो स्वीट जूस या अनार का जूस जैसा ले सकते हैं। ऐसा खाना को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए जो आसानी से पच जाए। और इसके अलावा जो आपका ये तो हो गया मेनली खान-पान के बारे में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपना लाइफ़स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। लाइफ़स्टाइल में अगर थोड़ा-सा भी सुधार करते हैं, तो भी आपको इसमें राहत मिल सकता है। जैसा कि पहला इसमें लाइफ़स्टाइल में चिंता का रहता है जो वो है चिंता का मात्रा कम करना। मतलब उपवास, अनिद्रा और जो स्ट्रेस और चिंता ज़्यादा रहता है, उसका मात्रा कम कीजिए और डेली आप अभ्यंग कीजिए। मतलब वातवर्धक जो विहार वगैरह रहता है, दिनचर्या रहता है, उसका इस्तेमाल करना है। डेली नहाने से आधा घंटा पहले आप डेली तेल मसाज कीजिए। घर पे जो भी तेल है, उसको मसाज कीजिए, उससे बात रोग का वृद्धि नहीं होगा। उसके साथ-साथ आप नश्य भी ले सकते हैं। हफ्ते में 1 बार हेड मसाज कर सकते हैं, उससे भी आपका जो बात है वो बढ़ जाएगा, पित्त भी बैलेंसिंग रहेगा। और अगर हो सके तो महीने में 1 बार खिचड़ी डाइट लेके विरेचन भी ले सकते हैं, उससे भी आपको ज़्यादा राहत मिलेगा। खिचड़ी डाइट जो रहता है वो सबसे पित्त और वात और दो शरीर का जो दोष रहता है उन सबको निकालने के लिए भी बहुत अच्छा कारगर रहता है। उसका विधान ये है कि आपको 3 दिन कंटिन्यू खिचड़ी खाना है और थर्ड डे नाइट को 3 विरेचन बटी या फिर कोई भी लैक्सेटिव टैबलेट या सिरप आप खा सकते हैं, जिसके वजह से चौथा दिन आपको अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। लेकिन इस 3 दिन के दौरान अगर आप अच्छे से तेल अभ्यंग करते हैं, तो आपके शरीर में जो भी दोष है, वो सारे कोष्ठ में आ जाते हैं और कोष्ठ का साफ होते-होते आपका शरीर का जो दोष रहता है, वो पूरा साफ हो जाता है।
ये आपका एक बॉडी डिटॉक्स सिस्टम भी है। और दूसरा लाइफ़स्टाइल में ये आता है कि बेगों का जो धारण करना है, वो धारण करने से बच सकते हैं। इस रिगार्डिंग अगर आपका कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन्स है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, जिसके वजह से इसका सेशन के अंत में इसके जस्ट मेडिसिन का जो पार्ट है, उसको बताने के आगे में हम इसका डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आखिरी पार्ट जो आता है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में सबसे बेस्ट मेडिसिन रहता है आपका कांचनारा गूगल रहता है। कांचनारा गूगल जो रहता है वो आपका खाने के बाद ही खाना है और ये आपका जो स्रोतोस रहता है, स्रोतोस को शोधन करता है। और दूसरा मेडिसिन सबसे कारगर मेडिसिन रहता है चंद्रप्रभा बटी, जो कि आपका कोई भी यूटीआई हो या पेशाब का दिक्कत हो या यूरेथ्रा में कोई दिक्कत हो, उसमें काम करता है। और मेनली पेशाब का कमी के वजह से बहुत सारे लोगों को पैरों में सूजन आ जाता है। पैरों में सूजन इसीलिए आता है क्योंकि आपका यूरिन का जो फ़िल्ट्रेशन रेट रहता है, वो कम हो जाता है। उस क्षेत्र में आप गोखिरादी गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोअर एब्डोमेन में अगर पेन रहता है, तो आप चित्रकादि गुटिका भी ले सकते हैं। वृक्ष संजीवनी अर्क जो आता है, वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे श्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वृक्ष संजीवनी अर्क हो गया और त्रिफला चूर्ण हो गया, गोखिरादि गूगल हो गया या फिर गोधन अर्क, जैसे कि गो अमृत कह के आता है हम लोगों का, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हो सके तो महीने में 1 बार पक्का विरेचन कीजिए, उससे आपका जो शारीरिक दोष रहते हैं, इन सब का शोधन हो जाएगा। और प्रोस्टेट में कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशन में ये देखा जाता है कि जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर आप दवाई ले रहे हैं, उसका कुछ सफल उपचार नहीं मिल पा रहा है, तो स्टिचर ऑफ यूरेथ्रा होता है। तो यू आपको जैसे बताया गया था, वहाँ पर एक स्टिचर एक सिस्ट जैसा बन जाता है। तो वो क्या करता है, आपका जो यूरेथ्रा का नली रहता है, उसको वो हल्का बेंड करता है। जिसके वजह से आपको लाइफ टाइम उसमें कैलिब्रेशन करना पड़ता है, उसको रास्ते को फिर मैनुअली साफ करना पड़ता है और आगे चल के वो फिर लाइफ टाइम आपको ऐसा ही लाइफ़स्टाइल में ही रहना पड़ेगा और आपका वो दिक्कत कभी भी दूर होने की संभावना बहुत ही कम रहता है। हालाँकि आयुर्वेदिक दवाई से उसमें सुधार आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म थेरेपी में ही होता है। और पैरों का सूजन होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना और साँस का फूलना, आगे चल के किडनी का भी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, किडनी का भी प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। और पेट का फूलना आगे चल के एसाइटिस जैसे कि पेट में पानी जमा हो जाना, ये सारा चीज़ रहता है और नींद का ना आना और सबसे बड़ा दिक्कत भी रहता है चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, ये सारा चीज़ बढ़ जाता है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे आसान तरीका आपको बताया गया है, ये सारा कीजिए और रेगुलरली मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन भी इस डिज़ीज़ में बहुत अच्छा रोल करते हैं, जिसके वजह से आप इस सब से बच सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो इसमें आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई ट्रीटमेंट की या सलाह की ज़रूरत पड़े, तो हमारे जो ऑनलाइन कंसल्टेंट डॉक्टर है या मुझसे भी आप जुड़ सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर शेयर करवा दूँगा।
तो आप अभी ऑनलाइन कंसल्ट भी ले सकते हैं अभी के कोरोना टाइम पे, या फिर नियर बाय जहाँ पर नाड़ी परीक्षण हो रहा है, वहाँ पर भी जाके आप अपनी प्रकृति के हिसाब से क्या आपकी प्रकृति है, कैसे लाइफ़स्टाइल में आप रहेंगे और क्या खाना आपके लिए सटीक रहेगा और क्या नहीं खाना है, ये सारा चीज़ आप जान भी सकते हैं और आने वाले बीमारी से भी बच सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपका जो डाउट्स है रिगार्डिंग प्रोस्टेट, आप बाद में भी हमको कॉन्टैक्ट करके शेयर कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7008588570। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो हमारे शिशि तत्व फेसबुक लाइव पेज पे आप हमेशा कनेक्ट रहें, आगे भी बहुत सारे बीमारी का अधिक जानकारी के लिए। धन्यवाद। नमस्ते। जय गुरु।